Hello students, today we are going to study acid, bases and salts. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हर जगह पे हमें लगता है, हर जगह पे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को अपनी लाइफ में। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एसिड्स। तो देखिए एसिड क्या है कि हमने देखा कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है। जब वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो जिससे क्या मिलेंगे, हमें प्रोटॉन्स मिलेंगे या H प्लस आयंस मिलेंगे। H प्लस आयन को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन्स। जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होने के बाद प्रोटॉन्स या H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा, देगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग वहाँ पे? एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो H प्लस है उसको H प्लस आयन बोलेंगे या हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, या हम लोग प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी एसिड या आयोनिक कंपाउंड जो है, जब वाटर में डिजोल्व होते तो आयन क्या होते हैं? स्प्लिट होते हैं, एक दूसरे से आयन क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं जिसे? डिसोसिएशन। उनके आयन सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के जैसे HCl है, इधर देखिए तो HCl आयोनिक कंपाउंड है। एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे क्या सेपरेट होगा? वो HCl किसका बना हुआ है? H प्लस एंड Cl माइनस का। तो अभी दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से। बट जैसे ही HCl वाटर में डिजोल्व होगा तो उस टाइम पे H प्लस एंड Cl माइनस क्या होंगे? उसके आयंस सेपरेट हो जाएंगे। तो जैसे कि NaCl होगा तो NaCl में Na प्लस एंड Cl माइनस क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एसिड। तो एसिड की देखिए और भी कुछ डेफिनेशन है, अलग अलग थेरीज है, अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से। तो हम कुछ देखने वाले हैं उसमें से। तो देखिए पहले अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। अरेनियस ने क्या बताया कि जो सब्सटेंस क्या करेगा, H प्लस या प्रोटॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड बोलेंगे। ठीक है, H प्लस डोनर या प्रोटॉन डोनर इज एसिड। ये हो गया अरेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, तो उनका एसिड का जो डेफिनेशन है अरेनियस की तरह ही सेम है, बस बेस का अलग है। बेस जब देखेंगे तो उसका बेस का डेफिनेशन देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड आल्सो एसिड इज नथिंग बट any substance which donate proton or hydrogen ion या H plus ions. ठीक है, that is your acid. अभी now we will move on to the Lewis concept of acid. तो लेविस के हिसाब से एसिड मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। अभी आप बोलेंगे सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? ठीक है ना, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया कि हमने देखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एसिड क्या होता है? इट इज एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड इज एक्सेप्टर, दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स विद ए, एक्सेप्टर। एसिड फॉर यू कैन रिमेंबर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर एसिड। ठीक है, नाउ विल गो अहेड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बहुत सारे एसिड जो है देखिए, तो मैक्सिमम एसिड का टेस्ट जो रहता है वो सोर रहता है, तो पहला प्रॉपर्टी उनका। देन दे रिएक्ट विथ मेनी मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे मेटल के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, और उसमें से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस, तो मेटल क्या करते हैं? एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेते हैं। समझ रहे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है मेटल और एसिड के साथ में, और हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट होता है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाता है एसिड में से, और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व होगा, रिलीज होगा, लिबरेट होगा। ठीक है, ये क्या था आपका? एसिड का रिएक्शन विथ मेटल्स। एंड दे आर करोजिव इन नेचर। एसिड्स आर करोजिव, तो क्या करते? बहुत सारे मटेरियल को खा जाते हैं ना। जैसे आप सीरियल में दिखाते, अभी रामायण महाभारत सीरियल चल रहा है, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे राक्षस क्या कर देते हैं? इंसान को खा जाते हैं ना। वैसे ही इसमें क्या करते हैं? जो एसिड से वो अलग अलग मेटल्स को खा जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कैसे? एसिड को, जो मेटल्स है उनको करोड कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और ऐसे जो मेटल है आपका, उसका स्ट्रेंथ घटता जाता है, उसका वेट घटता जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बदलती जाती है। तो वो क्या है? करोजन। करोजन हमने डिटेल में देखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के अंदर, तो अभी इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे करोजन के। तो देखिए हमने देखा कि अभी तो ये जो एसिड है वो रिएक्ट जब करते मेटल के साथ, तो उस टाइम पे उसको खा जाते हैं। ठीक है, समझ में? उसको करोजन या करोजिव बोलेंगे, दैट्स व्हाई दे आर करोजिव इन नेचर। तो केमिकल फार्मूला जो है एसिड का जनरली H से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जनरली H से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर H प्लस होना ही चाहिए ना, तभी तो एसिड रह सकता है, नहीं तो एसिड नहीं होगा पॉसिबिलिटी। तो जनरली एसिड का फार्मूला जो है H से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट।
इसमें अगर हम रिएक्शन देखेंगे, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर एग्जांपल देखते हैं, तो जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो क्या होगा, जिंक क्या कर लेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा। जिंक क्या ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से हमें पता है। तो एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर लिया? जिंक मेटल ने डिस्प्लेस कर लिया, और उधर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ है, और हमें उधर क्या मिला है? जिंक क्लोराइड मिला है। ठीक है, क्या मिला है? जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो देखा हमने जिंक प्लस hydrochloric acid. Zinc reacts with hydrochloric acid, hydrogen gas is liberated, and zinc chloride is formed. Aqueous solution of zinc chloride is formed. ठीक है, तो हमें प्रेडिक्ट, हमें क्या करना है? इसके बेस पे, रिएक्टेंट्स के बेस पे हमें रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो उसको, वो जो रिएक्शन है, रिएक्शन को हमें प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए, जो रिएक्शन है वो कौन सा होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमने देखा कि उसमें क्या है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया जिंक ने, तो हमें उधर हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड मिला। ठीक है, तो क्या हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन any metal reacts with acid, so that is single displacement type of reaction. Clear? तो अभी आगे चलते हैं, हम देखें अभी कॉमन एसिड्स कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। साइट्रिक एसिड, जो कि किधर मिलता है हमें? साइट्रस फ्रूट्स में। ठीक है ना, जैसे कि लेमन में जो मिलता है हमें, वो क्या है? साइट्रिक एसिड। तो लेमन जो है उसको साइट्रस फ्रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, साइट्रिक एसिड लेमन में मिलता है हमें, और इसको प्रिजर्वेटिव करके भी यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव करके हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, लैक्टिक एसिड योगर्ट में मिलता है हमें। ठीक है, एंड हमारे मसल से भी वो प्रोड्यूस होता है। हम जब बहुत ज्यादा काम कर लेते, थक जाते, तो हमारे जो मसल्स है उसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, तो वो जो है लैक्टिक एसिड, समझ में आया? योगर्ट्स में भी पाया जाता है, और अपने मसल में भी प्रोड्यूस होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे। क्योंकि अगर हम फास्ट वर्क करते, कुछ मसल मूवमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन उतना रैपिडली हम नहीं ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन को यूज किए बिना ही क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन होता है उसका, और वहाँ पे हमें एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल तत्काल फॉर्म में क्या करता है? हमें एनर्जी अवेलेबल करके दिया जाता है, बट वहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो कि लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है, हमें तकलीफ होती है। ठीक है, उससे। तो वो जो लैक्टिक एसिड है, समझ में आया आपको? लैक्टिक एसिड तो होता है लैक्टिक एसिटिक एसिड। वो किधर मिलता है? विनेगर में, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव करके उसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर कार्बोनिक एसिड H2CO3 और फॉस्फोरिक एसिड विच इज फाउंड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड हार्ड ड्रिंक क्या होते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक क्यों बोला जाता है पता है किसी को? नहीं। पहले फॉरेन कंट्रीज में जो लोग हैं, बहुत सारे क्या करते थे, अलग अलग अल्कोहल वगैरह पीते थे। बच्चों को तो अल्कोहल नहीं दे सकते ना, उनके जो सिस्टम से बहुत डेलिकेट है, उनके लिए उन्होंने अलग से ड्रिंक बनाए थे, जिनको नाम दिया सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसलिए जो अलग अलग ड्रिंक दिखते हैं, उनको सॉफ्ट ड्रिंक नाम आ गया उधर से। ठीक है ना, क्योंकि जो बियर है, वो जो है अल्कोहल वाले, वो सब हार्ड ड्रिंक है। और हम देखते कोका कोला, स्प्राइट, इधर इधर आपको इमेजेस दिख रहे हैं, देखिए पेप्सी, ये वाला फंटा, ये जो सारे हैं, वो क्या आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स है। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में फॉर्म होता है। ठीक है, फूड डाइजेशन से, जब हम फूड को डाइजेस्ट करना है उस टाइम पे क्या होता है? हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है हमारे पेट में, स्टमक के रिसेप्टर वॉल से। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस लिए डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट होंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, फूड के साथ जाएंगे स्टमक में, तो उनको किल करने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। बट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाता है स्टमक में, तो उससे एसिडिटी होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन का, उससे हमें स्टमक अल्सर्स भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ कॉमन एसिड के एग्जांपल देखे हमें। अभी हमें दिख रहा है बेस। ठीक है, तो देखिए बेस ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? वाटर में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्साइड आयन हमें देता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल डेफिनेशन। फिर आरएनएस के हिसाब से मैंने बताया कि एनी सब्सटेंस डोनेट्स, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोक्साइड आयन जो डोनेट करता है उसे बेस बोलेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बेस। ये कौन सा डेफिनेशन हो गया? आरएनएस। लॉरी एंड ब्रांस्टेड का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बेस मतलब क्या होगा? जो क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नथिंग बट बेस।
प्रोटॉन डोनर इज एसिड, ठीक है, वो था लॉरी एंड ब्रांस्टेड का डेफिनेशन। फिर हमें लेविस का डेफिनेशन अगर देखना है तो लेविस के अंदर हमने देखा था कि एसिड इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर व्हाइल बेस इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो सब्सटेंस डोनेट करता है उसे हम लेविस बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? लेविस बेस। तो हमने देखा कि जैसे कि बेसिस और आयोनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद उनके आयन स्प्लिट होते हैं एक दूसरे से, डिसोसिएशन होता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उससे क्या मिलेगा हमें? Na+ एंड OH माइनस, सोडियम आयन मिला एंड हाइड्रोक्साइड आयन हमें वहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो इससे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो गए। इसका मतलब NaOH क्या हो गया आपका? बेस हो गया। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देखिए जनरली तो उनका टेस्ट जो है बिटर होता है, ठीक है। फिर स्लिपरी होते हैं, अगर आप टच करेंगे तो इट फील स्लिपरी। देन अगेन दे आर आल्सो करोसिव इन नेचर, दे ईट अवे मटेरियल्स, उनके साथ रिएक्ट करके वो मटेरियल को खा जाते हैं, ठीक है ना। हैव केमिकल फार्मूला दैट एंड्स विद OH। हमने देखा एसिड का फार्मूला स्टार्ट्स विद H व्हाइल बेस का फार्मूला एंड्स विद OH, ठीक है। बेस का फार्मूला एंड्स विद OH। तो ये क्या थे? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। हमने देखा कॉमन बेसिस देखो अभी अमोनिया जो है जनरली क्लीनर्स एंड फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। अलग अलग जो डोमेस्टिक हाउस होल्डर क्लीनर्स होते हैं उसके अंदर अमोनिया को यूज किया जाता है। और हमने देखा फर्टिलाइजर्स के अंदर भी अमोनिया यूज करता है, ठीक है, अमोनिया का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फर्टिलाइजर्स में अमोनिया इंक्लूडेड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट बेस जो कि सोप में एंड ड्रेन क्लीनर्स में यूज किया जाता है। सोप में और ड्रेन क्लीनर में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किधर मिलता है? हमें एंटासिड में मिलता है। किधर मिलता है? एंटासिड। तो किसी का एसिडिटी हो गया तो एसिडिटी हो गया मतलब क्या? एसिड का सिक्रेशन स्टमक में ज्यादा हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तो क्या लेना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा। तो एंटासिड जो गोली होती है उसके अंदर क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। और वो बेस कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए इधर पिक्चर में दिखाया हमें एंटासिड। तो ये था इसके बारे में कुछ कॉमन बेसिस के एग्जांपल्स। अभी हमें देखना इंडिकेटर्स। मैंने बताया जैसे कि देखिए अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि कोई पीसी है उसमें चार्जिंग हो रहा है तो क्या होगा? एलईडी ऑन होगा। या अगर बैटरी डाउन हो गया तो रेड एलईडी क्या होगा? ऑन हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग सिग्नल्स, अलग अलग एलईडी क्या करते हैं? अलग अलग इंडिकेशन देते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, बराबर है। तो वैसे ही हमें ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं अलग अलग। रेड मतलब आपको रुकना पड़ेगा, है ना। ब्लू मतलब सॉरी ब्लू, येलो मतलब क्या होगा? येलो जो है मतलब अभी तो सिग्नल जो है रेड होने वाला है तुरंत। उसके बाद ग्रीन मतलब आप जा सकते हैं। रेड ब्लू, रेड जो है आपका, येलो है, ग्रीन है, ये क्या होते हैं? ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। तो उसी तरीके से हमें क्या चाहिए? इंडिकेटर चाहिए जो कि क्या करेगा? हमें बताएगा कि सब्सटेंस क्या एसिड है या बेस है। एसिड है कि बेस है, हमें चेक करना है कोई भी सब्सटेंस को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इंडिकेटर होना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर क्या करता है? देखिए एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में स्पेसिफिक कलर बदल लेता है, अपना कलर चेंज कर लेता है ना। जैसे कि हम अपने दोस्तों के सामने कुछ अलग तरीके से बिहेव करते और घर वालों के सामने कुछ अलग बिहेव करते, बराबर है ना। तो वैसे ही हमने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं एसिड के सामने वो कुछ अलग बर्ताव करते हैं और बेस के सामने कुछ अलग बर्ताव करते हैं। एसिड के सामने कुछ अलग कलर होता है उनका, बेस के सामने कुछ अलग कलर होता है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिकेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडिकेटर इज नथिंग बट लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये स्पेशल फिल्टर पेपर का बना होता है जिसके अंदर डाई होते हैं बहुत सारे अलग अलग, जो हमने देखा कि लाइक उससे क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। क्रस्टी स्टफ होता है जो रॉक में ग्रो होता है, उससे क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं डाई जो है, ठीक है ना। तो देखिए ब्लू लिटमस क्या होता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के प्रेजेंस में। ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, while red litmus turns into blue in the presence of base. समझ में आ रहा है? Blue litmus turn into red in terms of acid and red litmus turns into blue in the presence of base. तो simple। अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज एसिड किधर से स्टार्ट होता है? ए से। ए फॉर असुरा, ठीक है। असुरा मतलब राक्षस, ठीक है। तो जब राक्षस आते हैं तो भगवान क्या होते हैं? भगवान जनरली ब्लू है ना। कृष्णा इज ब्लू बट and he is very calm, cool, loving. But when asuras do all nonsensical activities and trouble his devotees, then he become from blue to red. He become Narsimha. And his eyes are red like bloodshot eyes, completely red. तो इससे याद रख सकते हैं। एक और असुराज, जब असुराज को देखते भगवान तो ही
बिकम्स फ्रॉम ब्लू टू रेड, है ना। हमने देखा कृष्णा से वो क्या बन जाते हैं, नरसिम्हा देव बन जाते हैं। तो ये हो गया एसिड के प्रेजेंस। तो ऐसे ही इससे याद रख सकते हैं, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। और बेस जो है तो बी, बेस स्टार्ट्स विद बी, बी फॉर भक्ता, है ना, भक्त है भगवान का। तो उनके सामने अगर भगवान गुस्से में भी होंगे तो क्या होंगे, वो शांत हो जाएंगे और यू विल कम टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ब्लू। नरसिम्हा देव से अगेन ही विल बिकम कृष्णा, केशव, है ना। तो लाइक दैट यू कैन सी। तो इससे याद रख सकते हैं आप, जो बेस है उसका क्या होगा, बेस के प्रेजेंस में रेड लिटमस विल टर्न इनटू ब्लू। क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसे हिरण्यकशिपु को देख के भगवान बहुत गुस्से में आ गया और उनकी आंखें पूरी एकदम रेड हो गई, नरसिम्हा देव के फॉर्म में आ गई। और जब प्रहलाद महाराज को देखा, उनके भक्त को देखा, उन्होंने फिर से वो क्या हो गए, नॉर्मल में, और फिर से नॉर्मल मूड में आ गए उनके। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसिड के प्रेजेंस में लिटमस पेपर कैसे बिहेव करता है और बेस के प्रेजेंस में कैसे बिहेव करता है। ठीक है। So why do you think it's important to test an unknown substance with both types of litmus paper? दोनों लिटमस पेपर से टेस्ट करना अननोन सब्सटेंस को क्यों जरूरी है, ऐसा आपको क्यों लगता है? ठीक है। देखा कि कई उसमें से अगर एक आधा पेपर अगर कलर चेंज नहीं करता तो वो गारंटी नहीं देता कि दूसरा लिटमस पेपर विल चेंज कलर, क्योंकि क्या होगा, कुछ सब्सटेंसेस न्यूट्रल भी होंगे, दे मे नॉट बी एसिड, नाइदर दे मे बी एसिड नॉर दे मे बी बेस। तो इसलिए हमें दोनों से चेक करना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि एक अगर चेंज नहीं किया तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि अगर सपोज ब्लू टर्न नहीं हुआ रेड में, तो इसका हम गारंटी नहीं ले सकते कि रेड शुड टर्न इनटू ब्लू। दोनों भी वैसे के वैसे रह सकते, दोनों भी टर्न नहीं होंगे, क्योंकि अगर सब्सटेंस न्यूट्रल है तो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमें दोनों लिटमस पेपर जो है उससे क्या करना, चेक करना जरूरी है। अगर पहला लिटमस जो यूज किया उससे अगर कलर चेंज होता नहीं है तो। ठीक है। ये नाउ विल मूव अहेड। So that is all about indicators. अभी देखना है pH। तो pH स्केल जो है हमें सॉल्यूशन को एसिड, बेस और न्यूट्रल इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है। तो pH होता क्या है, अभी देखिए, इट इज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन, पोटेंशियल हाइड्रोजन। pH क्या है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है। पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयंस कितने, ये क्या करता है कि हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कितने प्रेजेंट है। ठीक है। उसको अगर मेजर करेंगे तो दैट विल बी पीएच। ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन का क्या होता है, पीएच होता है। तो जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना उसका पीएच क्या होगा, कम होगा, और सॉल्यूशन उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। क्योंकि अभी मैं देखो, मुझे कोई चीज देना है तो कब दे सकता हूँ, अगर मेरे पास है तो दे सकता हूँ ना। अगर मेरे पास नहीं है, कोई पर्सन अगर खुद भिखारी है तो वो थोड़ी ना दे सकता है, दे नहीं सकता ना वो। किसी के पास कोई चीज है तो ही दे सकता है। तो इसलिए जितने H प्लस ज्यादा होंगे उतना वो, कोई भी सब्सटेंस के पास उतना वो जो है H प्लस ज्यादा जल्दी देगा और ज्यादा देगा, है ना, क्वांटिटी भी और जल्दी भी देगा। नहीं तो अगर किसी के पास सपोज एक ही पेन है तो देने से पहले 2-3 बार सोचेगा, अरे मुझे जरूरत पड़ा तो क्या। फिर उसके पास 3-4 पेन है तो क्या करेगा, वो आसानी से जल्दी भी दे देगा, खुशी खुशी दे देगा, है ना। तो ऐसे जितने ज्यादा H प्लस आयन उतना ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा सॉल्यूशन। समझ आ रहा है। तो पर जितने, बट देखिए H प्लस आयन एंड पीएच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। जितना H प्लस आयन ज्यादा उतना पीएच कम, उतना ज्यादा एसिडिक और उतना कम बेसिक होगा वो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। ये हो गया H प्लस आयन का मेजर, अगर पोटेंशियल हाइड्रोजन है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो पीएच स्केल देखिए क्या है। तो पीएच स्केल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो पीएच स्केल स्टार्ट्स विद 0 एंड एंड्स एट 14। ठीक है। पीएच स्केल स्टार्ट विद 0 एंड एंड्स एट 14। तो हमने देखा कि अगर देखिए पीएच स्केल अगर जीरो जीरो से लेके पीएच अगर 0 से 7 तक है या 7 से कम है, ठीक है ना। अगर पीएच किधर से 0 से 7 के बीच में है, 7 नहीं है, लेस देन 7, देखिए 0 इज लेस देन और इक्वल टू पीएच लेस देन 7। एसिड के लिए हमने देखा, ठीक है ना। एसिड के लिए देखिए, एसिड के लिए पीएच का रेंज क्या है, 0। तो पीएच एसिड का 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, but it can never be 7। 6.99 हो सकता है, but it can never be 7। याद रखिए, एसिड का पीएच will be always less than 7 and बेस का pH will be always greater than 7। न्यूट्रल मतलब क्या होगा, उस सब्सटेंस का pH हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 7। बट ये जो pH स्केल है ये 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे ही वैलिड है। टेम्परेचर अगर बदल गया तो पीएच स्केल भी बदल जाएगा। बट अपने सिलेबस में अभी टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसका पीएच स्केल पे क्या असर होगा वो नहीं है। तो बस आप इतना याद रखिए कि pH is if it is less than 7 then that means the substance is acid। If it is greater than 7 that means that substance is base and if it is equal to 7 then that means that substance is neutral। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें अलग अलग दिया है। ये जो है अभी देखिए इसमें हमें सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच कितना है, 2 से 4 की रेंज में वेरी करता है। विनेगर या गैस्ट्रिक कंटेंट का देखिए हम देखते हैं 1.5 टू 3 के रेंज में वेरी करता है। इसका 2 to 3.5 के रेंज में विनेगर का। टोमेटोज का देखिए
4 to 5 के बीच में pH होता है। हमने देखा कि मिल्क का क्या होता है 6.5 to 8.5 के बीच में होता है। बेकिंग सोडा 9 होता है उसका pH। एग व्हाइट एग जो है उसका 6.99 से लेके ऑलमोस्ट 9 तक होता है pH। अमोनिया का हमने देखा कि 11 to 12 के रेंज में होता है। ड्रेन क्लीनर का ऑलमोस्ट 14 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है। ब्लड जो है अपना ब्लड जो प्लाज्मा है उसका 7.5 होता है ऑलमोस्ट pH, ठीक है। तो ये आसपास हमने देखा इस pH स्केल से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो pH पेपर और डिजिटल pH मीटर्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द pH, ठीक है। आप देखते हैं कि pH जो है pH पेपर से पहले मैन्युअली क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। अभी डायरेक्टली pH मीटर्स आते हैं, डायरेक्ट pH मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी देखते हैं आप, अगर हम देखेंगे कि सॉइल का pH टेस्टिंग करते फार्मर लोग, है ना, ताकि उसमें कौन से फर्टिलाइजर ऐड करने हैं, कौन सी चीजें उसके लिए सूट करेगी वो सॉइल के लिए, कौन से क्रॉप ले सकते, कौन से क्रॉप के लिए बेस्ट है वो सॉइल, वो क्या होगा सारी इंफॉर्मेशन के लिए वो pH टेस्ट करते हैं किसका, सॉइल का। तो उसके लिए अलग अलग देखते हैं आपको बहुत सारे राहुरी वगैरह जो कॉलेज है ना, कृषि विद्यालय वगैरह, उसमें क्या करते हैं pH टेस्टिंग किया जाता है, आपको पता है। तो उसके बेस पे क्रॉप वगैरह डिसाइड करते हैं, है ना। और हमने देखा कि क्रॉप डिसाइड भी होता है और उसके बाद कौन से फर्टिलाइजर यूज करेंगे वो भी डिसाइड होता है, ठीक है। तो हमने उसमें देखा तो वो जो है pH कैलकुलेट करके पता किया जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अभी, complete the following chart by telling whether the pH represents an acid, base or neutral substance. Also tell what color each type of litmus paper will turn at the pH level. ठीक है। तो हमने देखा ऑलरेडी एसिड में क्या होगा, ब्लू टर्न्स इनटू रेड। बेस में क्या होता है ना, बेस में क्या होगा, रेड टर्न्स टू ब्लू, ठीक है ना। हमने देखा था ना भक्त, रेड टर्न्स टू ब्लू। एसिड में असुराज, ब्लू टर्न्स टू रेड, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, pH का वैल्यू देख के बताए। हमने देखा लेस देन 7 pH होगा तो एसिड, ग्रेटर देन 7 होगा तो बेस, एग्जैक्टली 7 होगा तो न्यूट्रल। इस तरीके से चार्ट आप घर पे क्या करना है, एज होमवर्क कर आप इसको लिख के लाना और इसको अच्छे से समझना, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप कर लेना। चलो अभी आगे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक एग्जांपल बताऊं क्या मैं आपको। तो देखिए दो जो है, दो क्या pH लेस देन 7 मतलब एसिड है। कलर क्या होना चाहिए उसमें, एसिड में ब्लू टर्न्स टू रेड, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और रेड नो चेंज, रेड विल नॉट हैव एनी चेंज इन एसिड, क्लियर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाकी सारे एग्जांपल्स का अच्छे से लिख के लाना है, चार्ट फिल करके लाना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेंथ वर्सेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन में फर्क क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो हम अभी देखेंगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी देखिए, जब हम एसिड एंड बेस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दोनों सेम होते नहीं, वो अलग अलग होते हैं। ये तो आपने पहले देखा है कि स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, बट हियर इन केस ऑफ एसिड एंड बेसिस व्हेन वी यूज स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है, वो याद रखिए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। Strength refers to the ability of the acid or base to dissociate in solution. कितना डिसोसिएट होता है वो सॉल्यूशन के अंदर, वो उसका जो एबिलिटी रहेगा, उसका स्ट्रेंथ रहेगा, उसको अगर हमने मेजर किया उसकी एबिलिटी को, सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होने की एबिलिटी को, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रेंथ बोला जाएगा। किसका, एसिड और बेस का, ठीक है। समझ में आया। तो पीएच जो है वो क्या करता है, मेजर करता है, पीएच एसिड का स्ट्रेंथ मेजर करता है, समझ में आ रहा है। तो डिसोसिएशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड टू ब्रेक अपार्ट इनटू आयंस। डिसोसिएशन अभी हमने देखा, कोई आयोनिक कंपाउंड के आयंस अगर वाटर या कोई सॉल्यूशन में सेपरेट जो होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। तो उसको आयंस को सेपरेट होने का जो एबिलिटी या टेंडेंसी है उसे डिसोसिएशन से बोला जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन देखिए क्या है, concentration refers to the amount of acid or base dissolved in the solution. Amount of the acid or base dissolved in the solution. समझ में आ रहा है, क्लियर। तो हो गया concentration. concentration मतलब कितना एसिड या कितना बेस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। और तो देखिए इसके लिए दोनों का डिफरेंस समझने में एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर देखिए आप कोई अगर सपोज एक हमने देखा कि एक बाउल सब्जी है, तो एक बाउल सब्जी, तो वो क्या है कि सपोज एक बाउल सब्जी मतलब क्या हो गया, कोई पर्सन, एक पर्सन का एबिलिटी है वो एक बाउल सब्जी एट अ टाइम खा सकता है एक मील में, ठीक है। तो एक बाउल सब्जी अगर एट अ टाइम खा सकता है एक मील में, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन। एक बाउल क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। बट उस एक बाउल में सपोज किसी ने 2 चम्मच अगर मिर्च पाउडर डाल के
डाला तो खा सकता है, तो क्या हो गया, तो स्ट्रेंथ हो गया। या अगर 3 चम्मच 4 चम्मच, तो हमने देखो तीखा सब्जी, तो उसका कितना तीखा, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में। और कितना सब्जी, वो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, सब्जी के, किसके, सब्जी के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया, स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। तो स्ट्रेंथ, concentration talks about the amount, while strength talk about the ability to dissociate in a solution, clear. So strength has nothing to do about amount of the particular acid or base, and concentration has nothing to do about ability of a substance to dissociate in particular solution, clear. तो हो गया strength and concentration. तो एसिड एंड बेस दोनों का पीएच सेम होगा, ठीक है, कि वो कितने कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो उनका पीएच सेम होगा। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड कितने भी रहने तो उनका कॉन्सेंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज भी हो गया तो भी उनका पीएच विल रिमेन सेम, क्योंकि पीएच क्या करता है, पीएच के ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड होता है। तो पीएच से स्ट्रेंथ डिफाइन होता है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच बदल गया तो उसका स्ट्रेंथ बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बदलने वाला नहीं। समझ में आ रहा है सबको। तो pH will not affect the concentration of the acid or base, it will only affect strength of the acid or base, ठीक है। क्योंकि just because हमने वाटर ऐड किया डाइल्यूट करने के लिए, तो देखिए सेम अमाउंट ऑफ H प्लस, इसलिए उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ, अगर हमने सिर्फ किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो उसमें सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया तो नंबर ऑफ H प्लस तो बदले नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा, उतने ही रहेंगे, वो ज्यादा स्प्रेड होंगे, तो इसलिए उसका पीएच बदलेगा नहीं, उसका स्ट्रेंथ बदलेगा नहीं, बट क्या चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट किया तो क्या बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। बट अगर सॉल्यूशन का पीएच बदल लिया तो उसका स्ट्रेंथ चेंज होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन सेम। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी क्रुशियल पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। हमें स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलना है, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलना है, वीक एसिड किसको बोलना है, वीक बेस किसको बोलना है, वो अभी हमें देखना है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग, हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जब डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है। एसिड और बेस के मॉलिक्यूल जो है आयंस में डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली आयन में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर द एबिलिटी टू डिसोसिएट, हमने greater the ability to dissociate, the more the potential acid or base has for being dangerous because there are more ions available to react. समझ में आ रहा है ना। जितना उसका डिसोसिएट करने का एबिलिटी है उतना क्या होगा, उसका वो ज्यादा डेंजरस एसिड और बेस होगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा एबिलिटी टू डिसोसिएट इज नथिंग बट इट्स स्ट्रेंथ, तो क्या है उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, which factor, which parameter decide the strength of acid and base, its ability to dissociate into its ions, clear। तो जितना ज्यादा वो ज्यादा डिसोसिएट होता है उसके आयंस में, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा वो डेंजरस होगा, क्लियर। तो स्ट्रांग एसिड मतलब वो क्या होता है, ज्यादा डिसोसिएट होता है, जल्दी डिसोसिएट होता है उसके आयंस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस बोलेंगे, ठीक है। व्हेन वीक एसिड और बेस dissolve in water, only small fraction of the acid or base molecule dissociate। तो ये जो है एसिड और बेस अगर वीक है तो क्या होगा, बहुत कम अमाउंट उसका डिसोसिएट होगा, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विल डिसोसिएट। तो उसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, कंप्लीटली आयन सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में आयन क्या होंगे, बहुत कम होंगे, उसका पोटेंशियल कम होगा, इसलिए डेंजर क्या होगा, उसका कम होगा, कम डेंजरस होगा। जैसे फूड सब्सटेंसेस है जो नेचुरल साइट्रिक एसिड है, हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर ये जो है अलग अलग जो एसिड्स होते हैं, तो वो सारे एसिड क्या है, टार्टरिक एसिड है, तो वो सारे जो है वो बहुत क्या है, वीक एसिड्स है। वो क्यों वीक एसिड है, तो उनका एबिलिटी जो डिसोसिएट होने का कम है, इसलिए उनको खा सकते हैं, फिर भी हमारी स्किन को ज्यादा कुछ असर होता नहीं, ठीक है, उनसे हमारी बॉडी को हार्म नहीं होता। बट अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को ठीक है, देखो अब इधर तो हमने देखा कि पोटेंशियल जो है उसका क्या लेस पोटेंशियल होगा तो कम डेंजरस है, ठीक है, इसलिए उसके कम आयन अवेलेबल होंगे रिएक्ट करने के लिए, तो क्या हो गया, वीक एसिड या बेस हो गया, ठीक है, कम डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन। तो देखिए इसके अंदर जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस देख रहे थे, इधर देखिए
ये जो बल्ब है देखिए इसका इंटेंसिटी बहुत हाई है और इसके आयन देखिए कितने सारे हैं, हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन बहुत ज्यादा है क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट वीक एसिड अगर देखें, एसिटिक एसिड का वीक आयन, देखो हाइड्रोजन आयन बहुत कम है, एसिडिक आयन भी बहुत कम है, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल एज इट इज दिख रहा है उसमें, इसलिए जो लाइट दिख रहा है उधर आयंस की वजह से करंट फ्लो रहा है बहुत कम है, लाइट का इंटेंसिटी, बल्ब का इंटेंसिटी जो बहुत कम दिख रहा है, डिम लाइट दिख रहा है पूरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो ज्यादा डिसोसिएट होता है, जल्दी डिसोसिएट होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, और जो कम डिसोसिएट होता है, स्लोली डिसोसिएट होता है या पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसको वीक एसिड और बेस बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज बैटरी एसिड, बैटरी के अंदर प्रेजेंट होता है। बोलते हैं ना बैटरी का एसिड खत्म हो गया तो एसिड चेंज करके लाते, इन्वर्टर की बैटरी आपने देखा होगा। तो जो है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड वीक एसिड देखिए, हमने देखा एसिटिक एसिड CH3COH, और उसको H से चालू करके एसिड से, इसलिए उसको कैसे लिखा, HC2H3O2, बट इसको लिखते समय जनरली क्या लिखते हैं, CH3COH, एसिटिक एसिड। ये क्या है, विनेगर। एसिडिक एसिड को क्या बोला जाता है, विनेगर। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिडिक एसिड को विनेगर बोलते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव करके यूज किया जाता है, जो कि क्या वीक एसिड है। साइट्रिक एसिड देखिए, H3, हमने देखा C6H5O7, ये जो साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट से मिलता है, किधर से मिलता है, साइट्रस फ्रूट से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग बेसिस देखिए, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है। और सेकंड एनी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल विद OH, हाइड्रोक्साइड आयन। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल विद हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, क्या सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेस क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अपन फाउंड इन डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स आप यूज करते होंगे ना, तो डिओड्रेंट्स में क्या करते हैं, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज किया जाता है, ठीक है। आजकल बहुत लोग नहाते ही लोग पसीना आ डिओड्रेंट यूज करते डायरेक्ट, लेकिन 7 दिन, कुछ लोग 7 दिन में एक बार नहाते, कुछ लोग 3 दिन में एक बार नहा लेते, और उनको पसीने से जो स्मेल आता है उसके लिए डिओड्रेंट यूज करते, ठीक है ना। बट ऐसा वो अच्छा कल्चर नहीं है, तो शुड टेक बाथ एवरी डे। आइडियली यू शुड टेक 3 टाइम्स अ डे, बट ठीक है एटलीस्ट एक बार तो कर लेना चाहिए, कम से कम दिन में नहाना चाहिए, ठीक है। आप सब तो नहाते होंगे, आप सब तो अच्छे बच्चे हैं, बट कुछ लोग नहीं नहाते, ठीक है। तो ऐसी आदत डालना मत, तो बहुत गंदी आदत है। फिर अभी देखिए, हमने देखा NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट वीक बेस है, ठीक है। सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि देखिए अभी अमोनिया से बनता है, तो मेनली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट में उसको यूज किया जाता है, वो क्या है, वीक बेस है, ठीक है। अभी हमें देखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, और ये रिएक्शन वाटर के अंदर होता है, एक्वियस सॉल्यूशन में होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए H+ आयन जो है, हमने देखा कि इसके अंदर एसिड एंड बेस रिएक्ट होते हैं, तो क्या होगा, H+ आयन जो है एसिड से वो क्या करते, रिएक्ट करते OH- आयंस बेस से, ठीक है। तो उससे क्या फॉर्म होगा, HOH मींस वाटर फॉर्म होगा। व्हाट विल फॉर्म देयर, वाटर, H2O, H+ ion from the acid and OH- hydroxide and from the base will combine together to form water. Clear? Now we'll see overall pH becomes neutral. तो overall pH कितना हो जाएगा solution का, न्यूट्रल बन जाएगा। That means the pH will be 7. pH कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न से, बहुत सारे लोग हार्ट बर्न से सफर करते। हमने देखा ना कि जो एंटास, हाँ, ठीक है, हार्ट बर्न से सफर करते, तो बोलते हैं जलन हो रहा है, ठीक है, तो एसिडिटी की वजह से होता है। क्या होता है, वो एसिडिटी की वजह से होता है, तो दे विल टेक एंटी एसिड, है ना, तो उनके सिम्टम्स कम करने के लिए, समझे। तो व्हाट डू यू थिंक एंटी एसिड, हाउ डू यू थिंक एंटी एसिड वर्क्स, एंटी एसिड कैसे काम करते, क्या लगता है एंटी एसिड, अभी एसिडिटी की होता है, हमने देखा एक्सेस सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक वॉल्स कॉज एसिडिटी, करेक्ट ना। सो एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, हमें बेस यूज करना पड़ेगा। बेस को कंज्यूम करेंगे तो बेस विल रिएक्ट विद एसिड एंड दैट विल न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड that will remove your acidity, or that will reduce your acidity, or heartburn will be removed, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, स्टमक में एसिडिक होता है HCl की वजह से, और एंटी एसिड बेसिक है, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कौन सी रिएक्शन होती है वहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर।
to all that is neutralization reaction. Acid reacts with base. तो देखिए एसिड का H प्लस एंड बेस का OH माइनस कंबाइन होगा और उससे वाटर फॉर्म होगा, और हमने देखा कि एसिड का एनायन एंड बेस का कैटायन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट फॉर्म करेंगे. ठीक है, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी देखिए सॉल्ट्स, the ions that are left behind after the H plus and OH minus ion form water combine to form a salt. ठीक है, H plus and OH minus कंबाइन होने के बाद वाटर बन जाता है, और वाटर बनने के बाद जो आयन छूटे, जो देखिए एसिड का मैंने बताया एनायन और बेस का कैटायन, तो दोनों कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ में और सॉल्ट फॉर्म करेंगे. ठीक है, सॉल्ट दैट कंपाउंड, सॉल्ट क्या है अभी, सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट फॉर्म when negative ions or anion from the acid combines with the cation or positive ions from the base, so that is called as salt. जैसे हम देखते हैं कि when hydrochloric acid reacts with पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस, दोनों का एक्वियस सॉल्यूशन है वाटर के प्रेजेंस में, अगर हमने दोनों को लिया तो दोनों क्या होंगे, दे विल अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड H plus from hydrochloric acid and OH minus from the potassium hydroxide will combine together to form water, and potassium K plus ions and chloride ion from the hydrochloric acid both will combine together to form salt which is known as potassium chloride KCl. क्लियर, ये हो गया आपका सॉल्ट्स. तो हमने देखा कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा, हमने देखा कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे थे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है वो क्या, डबल न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या है वो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, समझे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट फॉर्म हुआ इधर, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड. ये जो रिएक्शन हम दिख रहे हैं इधर, इसके अंदर जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है, दिस इज सॉल्ट. समझ में आया सबको? तो अभी देखिए इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. चलो, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स. विल स्टॉप हियर नाउ टू स्टडी दिस चैप्टर नाइसली and solve many question answer in this chapter given in your textbook and workbooks and all other places. So all the best for you for your exams. Thank you very much.